दिया था उसी को भारतीय संविधान मानना पड़ा हमको। और ये संविधान भारतीय क्यों नहीं है? क्योंकि इस संविधान की प्रस्तावना में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। अगर ये संविधान भारतीय होता तो उसमें लिखा होना चाहिए था भारत दैट इज इंडिया। अगर वो हमारा होता संविधान तो भारत पहले होता, इंडिया बाद में होता। वो संविधान हमारा नहीं है, इसलिए इंडिया पहले है, भारत बाद में है। और जब संविधान ही आपका नहीं है तो संविधान की कसम खाकर राज्य चलाने वाले लोग आपके कैसे हो सकते? जब कानून आपके नहीं है तो कानून की कसम खाकर राज्य चलाने वाले लोग आपके कैसे हो सकते? कसम किस बात की खाई जाती है? कसम खाई जाती है संविधान की और कानून की। तो वो कहते हैं कि हम रूल ऑफ द लॉ फॉलो करेंगे। तो रूल और लॉ तो अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, उन्हीं को फॉलो अगर कर रही हैं आपकी सरकारें तो ये आपकी है कहां? ये तो गुलामी का तंत्र है जो चल रहा है। और ये गुलामी कितनी भयंकर है इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। बिना हंसे इस उदाहरण को समझिए गंभीरता से। हमारे देश की पार्लियामेंट कितनी गुलाम है इसका एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। आप कभी सोचिए अपने मन में और पूछिए ये प्रश्न अपने आप से और अपने धारा सभ्यों से या खासदार से, आमदार से। प्रश्न ये है कि हमारे देश की संसद में बजट जो होता है वो 28 फरवरी की शाम को 5 बजे क्यों आता? ये बहुत गंभीर प्रश्न है। क्यों? आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि संसद शुरू होती है सवेरे 11 बजे। तो बजट सवेरे 11 बजे क्यों नहीं आता? शाम को 5 बजे क्यों आता? बजट तो सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है किसी भी देश के लिए, और वो भी 28 फरवरी को ही क्यों होता है? तो एक दिन हम लोगों ने जब पता लगाने की कोशिश की तो हमको जानकारी मिली कि 28 फरवरी को इंग्लैंड में बजट पेश किया जाता है। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में 1 मार्च से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और 1 अप्रैल से लागू होता है। तो उनके यहां बजट आता है 28 फरवरी की तारीख को। तो इंग्लैंड का नया फाइनेंशियल ईयर, इंग्लैंड का नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 मार्च से, तो उनके यहां बजट आता है 28 फरवरी को। तो हमारे यहां तो नहीं है ऐसा। हिंदुस्तान में तो नया वित्त साल शुरू होता है दीपावली के दिन से। तो हमारा बजट आना चाहिए दीपावली से 1 दिन पहले, लेकिन वो आता है 28 फरवरी की। क्यों? अंग्रेजों ने ये परंपरा चलाई थी हमारे देश में। तो अंग्रेजों की सरकारें जब चलती थी तो वो हिंदुस्तान में भी फाइनेंशियल ईयर 1 मार्च से ही शुरू करवाया था। तो वो फाइनेंशियल ईयर आज 50 साल के बाद भी 1 मार्च से क्यों चल रहा? और बजट 28 फरवरी को ही क्यों आता? मैंने 50 साल हिंदुस्तान की संसद में बैठने वाले नेताओं के दिमाग में इतना भूसा भरा है कि वो अंग्रेजों की दी गई तारीख नहीं बदल पाए आज तक। वही 28 फरवरी को बजट पेश होता और शाम को 5 बजे क्यों होता? उसकी एक दूसरी कहानी है कि जब हमारे देश में शाम के 5 बजते हैं तो लंदन में सवेरे के 10:30 बजते हैं। तो यहां क्या होता था कि यहां इंग्लैंड के जब सांसद बैठते थे, इंग्लैंड के रिप्रेजेंटेटिव बैठते थे, तो पार्लियामेंट में शाम को बजट पेश करना पड़ता था क्योंकि लंदन में सवेरे का समय होता था, तो वहां के लोग उसको सुन सकते थे। तो अब तो अंग्रेज नहीं है, अब तो चले गए। तो शाम को 5 बजे बजट क्यों पेश हो रहा है? सवेरे होना चाहिए 11 बजे। लेकिन दुर्भाग्य से यह नियम अंग्रेजों का बनाया हुआ है। क्यों चल रहा है? यह प्रश्न आपको पूछना चाहिए। आपकी पार्लियामेंट कितनी गुलाम है इसका यह एक उदाहरण है। ऐसे एक दूसरा उदाहरण मैं दूं कि जब आपके बीच में कोई नेता वोट मांगने के लिए आए तो आप उससे पूछे कि क्या करेंगे वहां जाकर। पूछिए उनसे कि क्या करेंगे वहां जाकर, तो वो आपको 2 ही जवाब देंगे। पहला जवाब देंगे कि वहां जाकर हम नीतियां बनाएंगे, और दूसरा जवाब देंगे कि वहां जाकर कानून बनाएंगे। तो उनसे कहिए कि नीतियां आप बनाएंगे कि वर्ल्ड बैंक IMF बनाएगा? अब तो नीतियां यहां नहीं बनती हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF के ऑफिस में बनती हैं, गेट के ऑफिस में बनती हैं, WTO के ऑफिस में बनती हैं, और वहां से नीतियां बनकर आती हैं, भारत सरकार उनको लागू करती है। और कई बार तो आपकी संसद से पूछा भी नहीं जाता और वो नीतियां लागू हो जाती हैं इस देश में। जैसे उदाहरण दूं आपको, ये जो आपके देश में पिछले कई महीनों से रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, आप पूछिए ये नीति कब बनाई गई संसद में?
हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे रुपए का दाम गिर रहा है लगातार, और पिछले 7 वर्षों से हमारे रुपए का दाम 120% गिर गया है। 1991 के साल में $1 में 18 रुपया था, आज $1 में 41 रुपया हो गया है। 120% डिवैल्यूएशन हुआ है आपकी मुद्रा का। यह नीति आपकी पार्लियामेंट में नहीं बनी है, यह नीति बनी है वर्ल्ड बैंक और IMF के ऑफिसेज में और लागू हुई है आपके देश में। तो जब नीतियां वहां बनती हैं और लागू होती हैं, तो ये नेता जब कहते हैं कि हम वहां नीतियां बनाने के लिए जा रहे हैं, तो ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। इनमें से अब किसी के पास नीति बनाने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है। नीतियां तो कहीं और से बनती हैं। तो फिर वो कहेंगे कि हम कानून बनाने के लिए जाते हैं। तो पूरी ईमानदारी से पूछिए किसी भी खासदार से कि आपने कभी किसी कानून की ड्राफ्टिंग की है? माने कानून जो बनता है उसकी जो भाषा होती है उसको कहते हैं ड्राफ्टिंग। तो पूछे किसी खासदार से कि आपने कभी किसी कानून की ड्राफ्टिंग की है, तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। तो ड्राफ्टिंग कौन करता है, माने कानून बनाता कौन है? कानून बनाते हैं ICS ऑफिसर्स, सेक्रेटरीज। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के जितने अधिकारी हैं वो कानून की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो हमारे नेता क्या करते हैं? वो जो ड्राफ्टिंग होकर आती है उस पर बहस करते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। और बहस करने के बाद अगर मैं कोई चीज उसमें से घटानी हो या जोड़नी हो तो उसको भी वो नहीं कर सकते, वापस सेक्रेटरी के पास जाएगा और वही करके भेजेगा। तो इतने हाथ अगर कटे हुए हैं आपके, तो क्यों जा रहे हैं वहां पर? क्या मतलब है आपके वहां जाने का? और पिछले 50 साल से अगर संसद अपना यह नियम नहीं बदल पाई कि ड्राफ्टिंग इस देश में वो लोग करेंगे जो जनता के प्रतिनिधि हैं, तो आजादी का मतलब क्या है? ये तो अंग्रेजों के जमाने में होता था। ICS ऑफिसर कानून की ड्राफ्टिंग करते थे अंग्रेजों के जमाने में। और क्यों करते थे अंग्रेजों के जमाने में? क्योंकि ICS ऑफिसर की जो ड्राफ्टिंग होती है वो कभी किसी को समझ में नहीं आती, इसलिए वो बनाया करते थे। आज भी वही होता। और दुर्भाग्य से मैं आपको बताऊं कि इसमें हंसिएगा मत, हिंदुस्तान की संसद में बैठने वाले अधिकांश और बहुतांश लोग समझते नहीं कि वो कानून क्या है जिस पर वो बहस कर रहे हैं। हमारे देश में क्या नियम है? हमारे देश में नियम यह है कि आप किसी कंपनी में नौकरी करने के लिए जाइए तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है कि कम से कम कक्षा 12 पास होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान का शिक्षा मंत्री बनने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है, आप बन सकते हैं। जिस आदमी ने कभी जीवन में शिक्षा नहीं ली वो शिक्षा मंत्री, जिस आदमी ने कभी खेत में हल नहीं चलाया वो कृषि मंत्री, जो जानता नहीं कि कॉमर्स और बिजनेस क्या होता है वो कॉमर्स मिनिस्टर, जिनको मालूम नहीं कि वित्त क्या होता है वो वित्त मंत्री। तो देश का बंटाधार तो होने ही वाला है। और हमारे यहां भारतीय सभ्यता में एक वाक्य कहा जाता है, बहुत गंभीर है, कि जिस देश में अज्ञानी लोग ज्ञानी के ऊपर शासन करना शुरू कर दें उस देश का बंटाधार हो जाता है। वही हो रहा है हमारे देश में। यह कौन सी डेमोक्रेसी है जिसमें अज्ञानी लोग ज्ञानी के ऊपर शासन करते हैं? अंगूठा छाप आदमी मंत्री हो सकता है। एक तरफ आप कह सकते हैं कि यह डेमोक्रेसी की बलिहारी है, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि देश डूब रहा है इसी में। उसको हम डेमोक्रेसी की बलिहारी मारें कि देश डूबने को माने? और तब आप कहते हैं कि आपने चुनकर क्यों भेजा उसको? तो मेरे मन में हमेशा प्रश्न यह आता है कि मेरे सामने जब 10 चोर खड़े हुए हैं तो मैं क्या चुनूं? सिवाय एक विकल्प के मेरे पास कोई विकल्प नहीं है कि इन 10 चोरों में जो सबसे कम चोर है उसको चुनूं मैं। क्या गारंटी है जिसको आज मैंने सबसे कम चोर मानकर चुना है वो कल सबसे बड़ा चोर साबित नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी? और दुर्भाग्य से जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं वो डेमोक्रेसी में आपको कुछ नहीं मिला है सिवाय इसके कि आप आंख बंद करके वोट डालिए। किसको वोट डालें? सब जगह तो चोरी चोर दिखाई दे रहे हैं। तो हमारी मजबूरी यह है कि हम सबसे कम चोर को चुने, और जहां मजबूरी होती है वो डेमोक्रेसी नहीं होती, वो प्रजातंत्र नहीं है, वो तो कोई दूसरा तंत्र है जिसको भीड़ तंत्र कहना चाहिए। और मजबूरी आपकी क्या है? आपको राइट टू इलेक्ट तो मिला है लेकिन राइट टू रिजेक्ट नहीं मिला। माने जिस आदमी को आपने चुनकर भेजा है, कल को मान लीजिए वो करप्ट हो गया, उसको वापस बुलाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तो जिस व्यवस्था में किसी करप्ट आदमी को वापस बुलाने का अधिकार नहीं है वो व्यवस्था तो दुनिया की सबसे रद्दी व्यवस्था है।
और आज यही होता है। बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े घोटाले करते हैं, लेकिन उनको आप वापस नहीं बुला सकते, क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं है। और यह अधिकार आपको कब मिलता है? जब 5 साल पूरे हो जाते हैं। और मैं आपसे कहूं कि आपके घर में मान लीजिए कोई नौकर आपने रखा, उस नौकर ने घोटाला किया, घर के करोड़ों रुपए लेकर भाग गया, लाखों रुपए लेकर भाग गया, तो उस नौकर को आप 5 साल तक इसलिए बर्दाश्त करेंगे कि उसको वापस बुलाने का अधिकार नहीं है आपको। आप तुरंत कान पकड़कर उसको घर के बाहर कर देंगे। तो यह व्यवस्था संसद में क्यों नहीं है कि जब बड़े बड़े घोटालेबाज मंत्री वहां बैठे रहते हैं? इसलिए क्योंकि 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो 5 साल तक हम उनका घोटाला बर्दाश्त करते रहे। मैंने उनको खुली छूट है 5 साल तक घोटाले करने की। तो ये व्यवस्था कैसी है फिर? इसको डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं? और ये डेमोक्रेसी नहीं है। दुर्भाग्य से जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं, ये डेमोक्रेसी नहीं है। क्योंकि इस डेमोक्रेसी में क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी में यह कहा जाता है कि जिसके पास 51% वोट है, तो वो माना जाएगा कि इसकी बात चालू रहेगी, सुनी जाएगी, कही जाएगी, मानी जाएगी। और जिसके पास 49% वोट है, वो माइनॉरिटी में है। तो 51% वाला मेजॉरिटी और 49% वाला माइनॉरिटी, ये सिद्धांत है डेमोक्रेसी का। तो जरा देखिए कि ये सिद्धांत लागू होता है कभी। मैं उदाहरण देता हूं और आपसे पूछता हूं कि हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसको 51% वोट मिलता? कोई एक पार्टी का नाम बताइए। सिंगल एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताइए जिसको 50 साल में 51% वोट मिला हो। और ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। मुश्किल से वोट पड़ता ही है 50%, मुश्किल से। माने हिंदुस्तान में 60 करोड़ वोटर हैं, उनमें से 30 करोड़ लोग ही वोट डालते हैं, तो 50% वोट पड़ता है। और उस 50% वोट में 40-50 पार्टियों की भागीदारी रहती है। तो किसी को 5%, किसी को 2%, किसी को 3%, किसी को 10%, बहुत अधिक मिला तो 20%, 24%, इसके ऊपर कभी नहीं गया। तो अब मैं वही प्रश्न पूछ रहा हूं कि आप कहते हैं कि 51% वाले की बात चलती है, और यहां तो मैं देख रहा हूं कि जिसको सिर्फ 24% वोट मिले, माने क्या है? 76% लोगों ने जिस पार्टी को रिजेक्ट किया, वो सत्ता में जाने की अधिकारी कैसे? 24% वोट मिलने का माने क्या? 24% वोट मिलने का माने 76% लोगों ने आपको रिजेक्ट किया। तो जब 76% बहुतांश लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो आप फिर सरकार चलाने के अधिकारी कैसे? आप ही तो तर्क देते हैं 51 और 49 का। और दुर्भाग्य से यह डेमोक्रेसी नहीं है जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है? जो पार्टी के पास सिर्फ एक MP है पूरे देश में, वो मंत्री है, और जिन पार्टियों के पास 190 MPs हैं, वो विपक्ष में बैठे हैं। माने